Assalamualaikum Gradate. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And what is the first question I'm going to ask? Any ideas? Yes, you have. I'm going to ask you about your health and I'm going to wish and pray and hope that all of you are healthy and wealthy. All of you are wise to realize the significance of your academics. So what we are going to do today? I'm going to tell you within a second. Let's move on towards the lecture of the day. Come. Yes, my dear children, what is the board telling you? The board is telling you exactly to take your Oxford Progressive Reader out in specific, which is all about mysteries. मिस्ट्रीज क्या होती हैं? मिस्ट्रीज होती हैं वो जासूसी कहानियां जिनमें आपको पता नहीं होता कि who is the culprit, who is the murderer, right? सस्पेंस से भरपूर कहानियां। और इस स्पेसिफिक यूनिट यानी मिस्ट्री का जिस कॉम्प्रीहेंशन का लेक्चर आज हम कर रहे हैं वो है द एडवेंचर ऑफ द लायंस मेन। इस लेक्चर में हम करेंगे पार्ट 1. डोंट मिस माय पार्ट 2 because in that specific lecture you are going to actually find out who the actual murderer was, right? This part 1 of the adventure of the lion's mane is from page number 54 to 58. अब ये जो एडवेंचर है ये किसके बारे में है? जब भी वर्ड मिस्ट्री आता है कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? शर्लॉक होम्स। कौन था शर्लॉक होम्स? शर्लॉक होम्स वाज द डिटेक्टिव और वो क्या करता था? वो सारी की सारी मिस्ट्री सॉल्व करता था। अब शर्लॉक होम्स था कैरेक्टर सर आर्थर कॉनन डॉयल का। सर आर्थर कॉनन डॉयल का ये कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ बन गया, यानी कि शर्लॉक होम्स is known to all and sundry, whereas a very few people know that it was created by Sir Arthur Conan Doyle. In fact, Sherlock Holmes का जो घर है ना 221 Baker Street पे, जो आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी बुक में बताया हुआ है, आपको पता है वो पूरा म्यूजियम बना दिया उन्होंने उस घर को। यानी कि वो घर जिस तरह से सर आर्थर ने अपनी बुक में बताया था उसी तरह से completely set करके it has become a museum for you to go and see. ठीक है, अब शर्लॉक होम्स की जो स्टोरीज हैं वो ज़्यादातर मिस्ट्रीज हैं जिसमें शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव है वो फाइंड आउट करता है, स्पेक्यूलेट करता है एंड देन रीचेस द करेक्ट मर्डरर और द करेक्ट कल्प्रिट। अब शर्लॉक होम्स क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? बेटा आप जी रहे हो टेक्नोलॉजी के ज़माने में, फॉरेंसिक साइंसेज हैं, थंब इम्प्रेशंस हैं, आपकी ये लाइंस हैं, ठीक है, आपके इम्प्रेशन से, आपके हैंड प्रिंट्स से आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जीन्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपका अगर एक हेयर भी मिल जाए तो उसका डीएनए निकाल के आपको पता कर लेते हैं कि कौन मर्डरर है, किसने क्राइम कमिट किया है। शर्लॉक होम्स के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, राइट? और शर्लॉक होम्स सिर्फ क्राइम सीन को देख के उस क्रिमिनल तक पहुंच जाता था, यानी उसकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज सो स्ट्रॉन्ग और उसकी नॉलेज वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड ही वाज सो वाइज कि वो सिर्फ क्राइम सीन को देख के फाइंड आउट कर लेता था कि हु द रियल एक्चुअल कल्प्रिट वाज, राइट? तो ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्रीहेंशन है द एडवेंचर ऑफ द लायंस मेन, ये कॉम्प्रीहेंशन है शर्लॉक होम्स का वेकेशन टाइम में। शर्लॉक होम्स हैज गॉन टू ससेक्स। ससेक्स क्या है? ससेक्स बेटा एक इंग्लिश काउंटी है और वो वहाँ अपनी वेकेशंस गुजारने गए थे। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शर्लॉक होम्स के फ्रेंड्स थे, वो स्विमिंग करने जाते थे और वन डे व्हेन ही वाज स्पेसिफिकली गोइंग फॉर स्विमिंग ओवर देयर, वन ऑफ द वेरी यंग डायनामिक और एक बहुत ही lovable character was found dead mysteriously, ठीक है? यहाँ पर इस स्पेसिफिक पार्ट 1 में सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरह शर्लॉक होम्स फाउंड हिम डेड एंड what was on its body that showed the reason of his death,
तो हम आज यही फाइंड आउट करेंगे और फिर शेरलॉक होम्स के साथ स्पेक्यूलेट करेंगे कि हु कुड बी द मर्डरर और हु कुड बी द कल्प्रिट। सबसे पहले आपके बोर्ड पे है वोकैबुलरी और मीनिंग्स। वोकैबुलरी इंग्लिश में, मीनिंग्स उर्दू में, जिनको हम वोकैबुलरी ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट होता है मेरे बोर्ड का, आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि बेटा आपने 9th और 10th में ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स करने हैं, यानी 9th और 10th की जो आपकी बुक है उसके तमाम जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं उनको आपने कम्प्लीटली ट्रांसलेट करना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क्स का सवाल होता है। चूंकि आप प्री 9 में हो इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए। मैंने थोड़े से वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशन बोर्ड पे लिख दी है, पहले वो पढ़ूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू रीडिंग फॉर डिटेल। स्टीप मीन्स खड़ी, डिसेंट मीन्स उतराई, रोमैटिक होता है गठिया या जोड़ों का दर्द, क्रिपल्ड इज अपाहिज, इनडिस्टिंक्ट इज गैर वाज़ेह, पैरोक्सिज्म इज दौरा, एगनी शदीद तकलीफ, स्लर्ड धुंधला हुआ, श्रीक चीख और ग्लिमर चमक। कुछ थोड़े से अल्फाज जो मुझे लगा कि आपको उनके मायने आने चाहिए मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग फॉर डिटेल। रीडिंग फॉर डिटेल का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज द वर्ड व्हिच मीन्स दिस इन पैराग्राफ 1 और व्हाट इज द वर्ड व्हिच मीन्स दैट इन पैराग्राफ 2 और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, यानी कि आपको मीनिंग्स दी हुई हैं और आपको स्पेसिफिक पैराग्राफ्स में से उन वर्ड्स को पिकअप करना है। ये भी आपके क्लास 9 के ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होता है, तो इसीलिए ये आपकी कुछ बेस इस तरह से बन रही है ताकि आपको एक तो इन वर्ड को और उनकी मीनिंग्स को पिक करने की प्रैक्टिस हो और दूसरे ये मालूम हो कि हमने किस तरह से सही वर्ड सही जगह लिखना है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है रीडिंग फॉर डिटेल का, वो ये कह रहा है कि विच वर्ड्स इन पैराग्राफ 1 मीन्स डाउनहिल पाथ टू द बीच, और इसका आंसर है स्टीप डिसेंट। लेकिन आपने खाली स्टीप डिसेंट नहीं लिखना, आपने इसको कंप्लीटली फ्रेज आउट करना है, इसको कंप्लीट सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है ये कह के कि steep descent are the words which means downhill path to the beach in paragraph 1. Second is which words being physically damaged by illness. Mr. Macpherson was physically damaged by illness, and which are the words in the paragraph 2 which denote this character of his, and the words are that he was crippled by heart trouble that was followed by rheumatic fever. So he had heart trouble initially and then he suffered from rheumatic fever which had crippled him, which had stopped him from participating in strenuous या hard working sports. Right? Let's move on to the next question. Okay. Third question is saying that which words in paragraph 3 tells us that Mr. Macpherson's words were difficult to understand by Sherlock Holmes and Mr. Stockhurst, right? So the words were slurred, indistinct and unintelligible. Whatever Mr. Macpherson spoke before he died was slurred, indistinct and unintelligible, right? Okay, which words in the paragraph 4 shows that Mr. Macpherson died in convulsions of extreme pain, and the words are blood was dripping from his chin, which shows the paroxysm of agony which he faced before he died. Paroxysm का मतलब होता है दौरा, ठीक है। agony यानी शदीद तकलीफ, शदीद तकलीफ से उसका ये हाल हुआ कि उसने अपनी निचला होंठ जो है वो चबा लिया, दबा लिया दांतों में, और इतनी जोर से कि उसकी चिन तक उसका ब्लड आ रहा था। ओके, which words in paragraph 5 show that the facial features of Mr. Macpherson had horribly changed? और वो बिल्कुल लास्ट की फ्यू लाइंस हैं आपकी जिसमें ये कहा जा रहा है कि Mr. Macpherson lay dead over there with his
drawn and distorted face. Distorted का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी इतनी तकलीफ थी उसको, इतनी तकलीफ से वो मरा था कि उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया था. अब हम मूव ऑन करते हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, in what way weather has changed. If you will see in the beginning of the comprehension, in the beginning of your unit, it's mentioned that it was June 1907, यानी 2000 सेंचुरी को लिखी हुई है, यानी कि एक सेंचुरी बिफोर. ठीक है, और अब हम 2001 सेंचुरी में है, राइट. 2001 इज 2001 सेंचुरी. और वो ये कह रहे थे कि there was a strong gale that had settled over there for a week, which had made them impossible to go out or enjoy their life. But on that specific day and in that specific morning, the gale had subsided, it had snubbed, it had stopped, it had abated, and there was a pleasant weather that prevailed everywhere, and thus it was possible for them to go out, enjoy their swim. What do you understand by Fitzroy Macpherson? Why can't he play strenuous sport? Strenuous क्या होता है? वो स्पोर्ट जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट पुट इन करना पड़ता है. जैसे आपकी रनिंग, आपको पता है रनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट. मुकम्मल आप भाग रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपकी हर बॉडी का मसल जो है वो वर्क कर रहा होता है. तो मिस्टर फिट्जरी मैकफर्सन कुड नॉट डू सो. व्हाई? Mr. Fitzroy Macpherson was a young science teacher and he was loved by everybody in the university. He was a natural athlete, but he had a trauma in his early life. He was crippled by his heart trouble that was followed by rheumatic fever, which had stopped him from participating in any strenuous sport. What was alarming about Macpherson's behavior before he फेल? गिरने से पहले मैकफर्सन के बिहेवियर की क्या अलार्मिंग बात थी? बिफोर ही फेल, मैकफर्सन staggered. Then he took out a terrible cry. Then he held up his hands in the sky. And then he fell face down. He was wearing only an overcoat over his swimming trunks, which showed that Mr. Macpherson must have faced something very, very, very dangerous in order to have this trauma in his life, right? This was question number 3. Let's move on to question number 4. थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लें दोबारा इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन को. मैकफर्सन एक साइंस टीचर था जो शार्लक होम्स का फ्रेंड था. शार्लक होम उधर मिस्टर स्टॉकहर्स्ट के साथ रोज स्विमिंग के लिए जाते थे और कभी कभी ऐसे अच्छे वेदर में मैकफर्सन भी स्विमिंग करने आता था. और उस स्पेसिफिक दिन जिस दिन मौसम बहुत अच्छा था, वो लोग स्विमिंग के लिए जा रहे थे कि उन्होंने मैकफर्सन की बॉडी को पत्थरों के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होते देखा और फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चीख मारी और फेस डाउन नीचे गिर गया. और वो मुश्किल से 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था जो उन्होंने दौड़ के तय किया और जाके उन्होंने देखा कि मैकफर्सन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान थे. उसका फेस डिस्टॉर्टेड था, उसकी चिन से खून निकल रहा था और वो उस वक्त तक बिल्कुल मरने के पास था. और उसने अपने मुंह से सिर्फ चंद अल्फाज निकाले जो कि स्लर्ड थे, इनडिस्टिंक्ट थे और बिल्कुल क्लियर नहीं थे. सिर्फ एक लफ्ज शार्लक होम्स को समझ आया और वो लफ्ज था द लायंस मेन. ठीक है, मेन क्या होती है? शेर की जो पूरी उसकी वो होती है ना बाल उसके मुंह के पास, वो सारी मेन होती है लायन की. ठीक है. हाउ डिड होम्स नो दैट मैकफर्सन वाज डाइंग? होम्स न्यू दैट मैकफर्सन वाज डाइंग बिकॉज he had glazed sunken eyes and he had dreadful livid cheeks. बिल्कुल उसके लाल हुए हुए थे गाल, उसकी आंखों में हल्की सी मौत की चमक थी और वो बिल्कुल मुश्किल से सांसें ले रहा था. इसीलिए होम्स को पता था कि he is about to die.
Remember, Holmes was a detective and he must have had seen a lot of scenes like that. Why did Holmes find it difficult to understand exactly what Macpherson said before he died? हमने इससे पहले भी किया है. Because Macpherson's words were slurred. They were slurred. They were indistinct. And they were unintelligible. तो इस वजह से Holmes had found it very difficult to understand what Mr. Macpherson was saying. Explain the reaction difference between Stockhurst and Holmes. Stockhurst or Holmes का reaction looking at the death of Macpherson was extremely diverse, extremely opposite, extremely different. Whereas Stockhurst was in shock. Looking at the dead body, Holmes started to speculate. Look for clues. Because Holmes had now, by that time, known that it could have only been a murder. It could never have been a natural death. Right? So, where Stockhurst, a mere normal teacher, was only shocked at the death of his colleague, Holmes was all detective. He was looking everywhere, looking for the clues, looking to find out what had actually happened to Macpherson. Describe Macpherson's injuries. What did it seem had caused them? मैकफर्सन की जबरदस्त किस्म की इंजरीज थी. उसकी जो कमर थी उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ हुई हुई थी. वो टेरिबली फ्लॉग्ड थी. ठीक है, पहले इंग्लिश में आपको कंप्लीट आंसर फ्रेज आउट करके देती हूँ, फिर मैं इसको उर्दू में आपको समझा दूंगी. दैट मैकफर्सन हैड वेरी सीरियस लीथल इंजरीज. हिज back was covered with dark lines which were terribly flogged. Somebody who had caused those lines must be flexible in his instrument because those were carved angry long marks. His back was ripped from shoulder to ribs and blood was dripping out from his chin, showing that he has bitten his lower lip in agony. उसकी जो कमर थी वो लंबे लंबे ऐसे आर्क, ऐसे सर्कुलर निशानों से भरी हुई थी, जैसे किसी ने कोई बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज करके पूरी उसकी कमर को जख्मी किया हुआ था. शोल्डर से लेके नीचे रिब्स तक पूरी कमर उसकी इन निशानों से भरी हुई थी और उसको इतनी तकलीफ थी कि उसने अपना लोअर लिप दांतों के नीचे दबाया हुआ था इतनी कस के कि उसकी जो पूरी चिन है, थोड़ी है, वो खून से भरी हुई थी. अच्छा, ये तो हो गए आपकी रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स मूव ऑन टू वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी जम्बल्ड अप मीनिंग्स हैं और आपने उन वर्ड्स को उनकी मीनिंग से अटैच करना है. पहला वर्ड था लगून, which meant a pool of water. There was a turtle hiding in the lagoon, right? Abated, listened. I took medicines that abated my ache. Strolled, walked in a leisurely way. ठीक है? Every evening, I prefer to stroll around the park near my house. Cheery, friendly. His cheery nature has made him popular among all his colleagues and co-workers. Upstanding respect. His truthfulness has brought him upstanding love from everybody around him. Right? These were 5. You know that they are 10 sentences. Let's move on to the rest of the 5. Uttered, spoke. She uttered a few whispers as she was too scared to speak loudly. Paralyzed, unable to move. Mr. Stockhurst was paralyzed looking at the dead body of Mr. Macpherson. Unlaced, not done up. Your
shoes are unlaced. Tie them up or you will fall very badly. Flexible, able to bend. This stick is flexible. You can fix it anywhere it is needed. And instant moment. At the same instant, ठीक है, I had to take decisions at the instant, ठीक है, at the same moment. नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी वो थी 3 क्विक क्वेश्चंस और मीनिंग्स. बड़ा सारा एक्सप्लेनेशन है और उनको बताया गया है कि एक वर्ड मोर देन वन मीनिंग में भी यूज हो सकता है. 3 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनकी टेक्सचुअल मीनिंग आपके पास है और उनके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, उनकी क्या मीनिंग हो सकती है, आपसे पूछा गया है. लिविड का मतलब डीप रेड भी है और बेटा लिविड कहते हैं फ्यूरियस को भी. somebody who is very angry is also livid. ठीक है. चीक का मतलब होता है पार्ट ऑफ द फेस और चीक आपका प्रैंक भी हो सकता है. ठीक है, किसी को तंग करना, किसी को छेड़ना, वो आपकी चीक हो सकती है. ट्रंक आपका ह्यूमन टॉर्सो होता है और ट्रंक आपका बोल्डर भी होता है. ट्री का जो पार्ट है वो भी ट्रंक हो सकता है. ठीक है, तो ये मीनिंग्स, ये वर्ड्स इस तरह से भी यूज हो सकते हैं. लास्ट इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग. बिफोर वी मूव ऑन टू द second part of this specific mystery, let's clarify a few things. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि what do you think is the most likely cause of मैकफर्सन's death? उफ, क्या अल्फाज बोले थे उसने. उसने कहा था लायंस मेन, लेकिन इंग्लैंड में तो लायंस नहीं होते. उसको शेर कहाँ से याद आया? Was somebody wearing a lion mask? Was somebody who was commonly called as a lion was the killer? Who was hiding the instrument in his mane? These are the things that you must think on before moving on to part 2. ठीक है? What could Macpherson have meant by the lion's mane? क्या Macpherson मतलब कर सकते हैं lion's mane कह के? कोई इंसान जो वहां पर as a lion मशहूर था, कोई इंसान जो लायन के भेस में डिस्गाइज था, क्या कोई वहां पर इल्लीगली लायन इंपोर्ट करके रखा था और वो लायन जो था वो मैन ईटर था, या वो एक प्रेडेटर था, किलिंग मशीन थी? क्या मतलब हो सकता है? डू यू हैव एनी सस्पेक्ट्स और सस्पेशन? और कौन सस्पेक्ट कौन होते हैं जिन पे आपको शक होता है कि ये काम गलत कर रहा है. सस्पेशन भी आपका शक होता है. सस्पेक्ट वो लोग होते हैं जिन पे आपको शक होता है और सस्पेशन एक जनरल शक होता है कि आपको किस किस पे है. हर किस मुझे नहीं कहना कि मुझे मैम मेरे फ्रेंड पे शक है. मुझे पता है आप लोग यही करते हो. ठीक है, एनालाइज करो टेक्स्ट को. मिस्टर स्टॉकहर्स तो नहीं है, मिस्टर होम्स के साथ घूम रहे हो और एक्चुअली वो चुप करके उन्होंने अरेंज किया वो मिस्टर मैकफर्सन की डेथ. मे बी. What do you want to know about Macpherson's private life and health? मैकफर्सन का किसी से दुश्मन ही तो नहीं है. हमको तो यही फाइंड आउट करना है ना. मैकफर्सन का कोई दुश्मन तो नहीं था. मैकफर्सन की जो सेहत थी वो किस हद तक असरअंदाज हो सकती है. हो सकता है वो स्विमिंग करते करते बेहाल हो गए हों और उनकी जो बैक है वो पत्थरों से टकरा गई हो बिकॉज ही कुडंट स्विम. ही मस्ट हैव बीन पैरालाइज्ड. ठीक है, तो उनकी हेल्थ के बारे में भी जानना जरूरी है ना. हो सकता है कि ये एक नेचुरल डेथ हो और हम इसको मर्डर का नाम दे रहे हो. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. इज देयर एनी प्लेस यू वांट टू एग्जामिन? क्या एग्जामिन करोगे? यस, सबसे पहले हम मैकफर्सन का कमरा एग्जामिन करेंगे, फिर वो रूट एग्जामिन करेंगे जहां से मैकफर्सन अपने कमरे से स्विमिंग के लिए आया था, फिर वो जगह एग्जामिन करेंगे जहां वो स्विमिंग के लिए आया था. And thus we are going to conclude the mystery. Then we are going to find out what had actually happened. Let's quickly recapitulate today's lesson. We did the adventure of the lion's mane part 1. We learned about Sherlock Holmes. We have read how Mr. Macpherson was found dead, who was with Sherlock Holmes, and how Sherlock Holmes had reacted to this situation. And there is only one clue that we have, and that clue is a phrase, the lion's mane. Let's see who the murderer is, who the killer is. ठीक है? As in the words of Terminator, I'll be back.
don't forget to watch sequel 2 of this lecture. By that time, keep on thinking who the murderer is. Allah Hafiz.